हेलो एवरीवन। तो एज यू ऑल नो कि हम लोग क्लास 12 की इकोनॉमिक्स की मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक को कवर कर रहे थे और लास्ट क्लास में हम लोगों ने बैंकिंग चैप्टर स्टार्ट करा था। तो आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे बैंकिंग चैप्टर और बैंकिंग चैप्टर का पार्ट सेकंड देखेंगे। तो लास्ट क्लास की मैं बात करूं तो लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके थे कि बैंक क्या होता है, बैंकिंग क्या होता है, दो टाइप के मेजर बैंक है, दैट इज सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। उनके बीच में डिफरेंस क्या है और आपके सेंट्रल बैंक के क्या क्या फंक्शन है, मतलब सेंट्रल बैंक क्या क्या काम परफॉर्म, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, यहां तक हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद सेंट्रल बैंक के ही एक फंक्शन में हमने पढ़ा था कि सेंट्रल बैंक जो है क्रेडिट क्रिएट करता है। अब हमारे कंट्री के इंडिया के सेंट्रल बैंक की बात करें तो हु इज द सेंट्रल बैंक, व्हाट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है? इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सारे फंक्शंस के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट फंक्शन और परफॉर्म करता है, दैट इज टू कंट्रोल द क्रेडिट इन द इकोनॉमी। क्रेडिट मतलब मार्केट में जो पैसा है वो ज्यादा ना जाए, मतलब बहुत ज्यादा एक्सेस में भी मार्केट में पैसा ना हो और मार्केट में पैसा डेफिसिट में भी ना जाए। मींस मार्केट में इन्फ्लेशन की सिचुएशन ना हो, एक्सेस में पैसा होता है तो इसका मतलब हर इंसान के पास हाथ में पैसा है और हर इंसान जो है वो कुछ ना कुछ डिमांड करेगा और जितनी वो डिमांड करेगा उतनी हम लोग सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपकी कंट्री में रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। आपकी कंट्री में रिसोर्सेज लिमिटेड है। अब मान लीजिए किसी बच्चे की डिमांड है, भाई आज उसने डिमांड करी कि स्कूटी चाहिए, ठीक है। स्कूटी पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते नहीं कर सकते, चलिए फिर भी अफोर्ड करके हमने स्कूटी अरेंज करी। स्कूटी के बाद बच्चा डिमांड कर रहा है अब मुझे कार चाहिए, ठीक है। तो ये बढ़ती है डिमांड, आपकी डिमांड बढ़ रही है बट आपके पास यहाँ पे क्या था, पैसे, रिसोर्सेस लिमिटेड थे। तो इसको आप दूसरे एंगल से कनेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या चीज है, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आ जाता है। कैसे आता है, दैट वी विल डू इन द इन्फ्लेशन चैप्टर। अभी हम देखेंगे कि लोगों के पास, पब्लिक के पास जो है वो पैसा ज्यादा है, ठीक है, और डिमांड ज्यादा कर रही है पब्लिक, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेस तो उतने नहीं है ना कि जो जो वो मांग रहे हैं वो बना के हम उन्हें सप्लाई कर पाए। दैट्स वाई सेंट्रल बैंक की ये ड्यूटी है कि मार्केट में ऐसी सिचुएशन ना अराइज हो पाए कि हर कोई क्या कर रहा हो, हर पर्सन के हाथ में इतना पैसा पहुंच जाए कि वो लोग डिमांड को अप कर दें। क्लियर? तो ये कंट्रोल कौन करेगा? ये कंट्रोल आरबीआई करेगा। ऑन द अदर हैंड ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि लोगों के पास बिल्कुल पैसा ही ना हो, लोगों की डिमांड बिल्कुल जीरो हो जाए, लोग किसी चीज की डिमांड ही ना करें। क्लियर? परचेजिंग पावर जो है लोगों की वो बिल्कुल नील हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये एक्सट्रीम कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ये इंश्योर करने का काम किसका होता है? ये इंश्योर करने का काम होता है आरबीआई का। अब आरबीआई ये करता कैसे है? आरबीआई इसके लिए दो मेजर अडॉप्ट करता है, वन इज क्वांटिटेटिव एंड अनदर इज क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव नाम से क्लियर हो रहा है, जब भी क्वांटिटी वर्ड आ जाता है तो ये कनेक्ट किससे हो जाता है? न्यूमेरिक से, ठीक है। ये किससे कनेक्ट हो जाता है? न्यूमेरिक से। क्लियर? तो ये कैसे न्यूमेरिक से कनेक्टेड है, हम इसके एक एक करके कंपोनेंट देखेंगे कि कैसे क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है। क्रेडिट कंट्रोल की बात करूं तो बेटा सबसे पहले आता है बैंक रेट। पहले यहां पे ये सारी टर्म समझ लेंगे एक बार, ठीक है, उसके बाद हम आगे कुछ भी देखेंगे। सबसे पहले हमारी टर्म आती है बैंक रेट। देखो अभी आपने एक बेसिक बात पता हो कि जब भी मैंने बताया था आरबीआई होता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, यानी कि जब भी कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत पड़ती है वो किसके पास जाते हैं? आरबीआई के पास। तो आरबीआई हर बार अपनी जेब से इन्हें पैसा थोड़ी देता रहेगा, आरबीआई के पास भी तो फंड की कुछ लिमिटेशन होगी। ऐसे तो हर कमर्शियल बैंक कह देगा पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, और आरबीआई के पास भाग जाएंगे, तो ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई रिलेटिव घर पे आया, 500 का नोट पकड़ा के चला गया, ठीक है। वैसे तो पेरेंट्स को देने का रिवाज अब नहीं है, बट पेरेंट्स, आई नो पेरेंट्स पेरेंट्स होते हैं, सबके पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि भाई मम्मियों को चाहिए कि पैसे आप मम्मी के पास रखवाओ, सारे पैसे अपनी जेब में रख के नहीं उड़ाने निकल जाओ। तो आपकी मम्मी क्या कहती है, 100 रुपए रख ले, 500 दे, तुम लोग संभाल नहीं पाओगे, 500 रुपए मैं रख लेती हूँ, 100 रुपए आपको मिल जाते हैं वहां से, राइट। तो 500 रुपए आपने मम्मी के पास रखवा दिए कि इमरजेंसी के टाइम पे आप मम्मी से क्या करोगे, वो पैसे यूज करोगे, राइट। तो अब यहाँ पे क्या होता है, यही सेम चीज होती है यहाँ पे आपके नॉर्मल कमर्शियल बैंक और आरबीआई में। सारे जो कमर्शियल बैंक हैं, जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, ये आरबीआई से क्या करते हैं, आरबीआई के पास कुछ पैसा रखवाते हैं। सॉरी, हम लोग पहले सीआरआर देख रहे हैं, उसके बाद अभी बैंक रेट पे आते हैं, पहले सीआरआर देख लेते हैं। ये पैसा जो है वो कुछ पैसा किसके पास रखवाते हैं? आरबीआई के पास। जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, ठीक है, जितने भी कमर्शियल बैंक हैं वो क्या करेंगे, आरबीआई के पास कुछ ना कुछ पैसा रखवाएंगे इन द सेक ऑफ, फॉर द सेक ऑफ इमरजेंसी, क्योंकि जरूरत के टाइम इन्हें आरबीआई से पैसा लेना है। प्लस कुछ पैसा ये अपने पास भी रखेंगे, कुछ पैसा तो अपने पास भी रखेंगे। ऐसा नहीं है ना इनके पास कोई जमा कराने आए 10,000 रुपए और पूरे के पूरे 10,000 ही उठा के क्या कर देंगे, लोन पे दे देंगे।
आज मैंने इनके पास 10,000 रुपए जमा कराए हैं और इनके पास एक और पर्सन आया 10,000 रुपए मांगने, और लेट से इन्होंने 10,000 पूरे उसे दे दिए लोन पे। अब मैं तीसरे ही दिन इनके पास पहुंच गई कि भैया मुझे मेरे 10,000 में से 2,000 विड्रॉ करना है क्योंकि मुझे जरूरत पड़ गई है। अब 10,000 के पूरे 10,000 ये लोन दे चुके हैं, तो मुझे पैसा कहां से देंगे? समझ रहे हो ना बात? इसलिए ऐसा भी नहीं होता है कि आरबीआई आपके जो कमर्शियल बैंक हैं वो अपनी डिपॉजिट का पूरा 100% लोन दे देते हैं। नहीं, अपनी डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज वो क्या करते हैं, अपने पास भी रखते हैं। यानी हमने देखा जो भी इनके पास डिपॉजिट आती है उसका कुछ परसेंटेज ये किसके पास रखवाते हैं, आरबीआई के पास, और कुछ परसेंटेज ये अपने पास रखते हैं। तो जो परसेंटेज ये आरबीआई के पास रखवाते हैं उसे हम कहते हैं सीआरआर। क्लियर? उसे हम क्या कहते हैं? सीआरआर। अब आप लोग ये इतनी सी बात देखिए कि सीआरआर क्या हो गया हमारा। सीआरआर में क्या चला गया, जो सी से होता है सेंट्रल और सी से होता है सेंट्रल और सी से होता है सीआरआर। तो इसका मतलब हमें समझ में आया, सीआरआर मीन्स व्हाट, जो पैसा ये सेंट्रल बैंक के पास रखवा रहे हैं। क्लियर? और एस से होता है सेल्फ और एस से होता है एसएलआर। तो जो अपने सेल्फ के पास रख रहे हैं वो क्या हो जाता है, एसएलआर। अब सीआरआर और एसएलआर है क्या? इट इज कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्लियर? अब एक और बात देखते हैं, इनका मीनिंग क्लियर हो गया यहाँ पे अभी हमें। ठीक है, जो पैसा हर कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास रख रहा है वो सीआरआर, और जो पैसा अपने पास रख रहा है दैट इज एसएलआर। अब जरूरत के समय पे जितने भी कमर्शियल बैंक हैं ये सेंट्रल बैंक से लोन लेते हैं। जरूरत के समय पे जितने भी कमर्शियल बैंक हैं ये सेंट्रल बैंक से क्या करते हैं, लोन लेते हैं। अब सेंट्रल बैंक लोन दे रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि भैया ऐसे आओ मुझसे ले जाओ 2 लाख, जब होंगे तब वापस कर देना। नहीं, सेंट्रल बैंक क्या करेगा, एक इंटरेस्ट चार्ज करेगा इनसे। लोन जैसे नॉर्मली लोन दिया जाता है वैसे ही सेंट्रल बैंक भी काम करेगा। सेंट्रल बैंक इनको जो भी आपका लोन देने पे एक इंटरेस्ट चार्ज करेगा। क्लियर? तो वो इंटरेस्ट का अमाउंट क्या कहलाता है, बैंक रेट। वो इंटरेस्ट का अमाउंट क्या कहलाता है, बैंक रेट। तो अब 1 बाय 1 करके हम इनको देखना स्टार्ट करते हैं। क्लियर? देखिए, बैंक रेट क्या हुआ, बैंक रेट is the minimum rate at which the central bank of a country यानी कि RBI gives credit to the commercial bank। वो इंटरेस्ट रेट जिसपे कमर्शियल बैंक यानी आरबीआई ने आपके सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई ने आपके कमर्शियल बैंक्स को लोन दिया है। क्लियर? अब हर पार्ट में 2 सिचुएशन होंगी। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था लोग डिमांड बहुत ज्यादा कर रहे हैं, डिमांड बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। यानी मार्केट में इन्फ्लेशन का केस भी हो सकता है और मार्केट में डिफ्लेशन का केस भी हो सकता है। तो इन्फ्लेशन के केस में आरबीआई क्या करेगा और डिफ्लेशन के केस में आरबीआई क्या करेगा, बैंक रेट के साथ। सिंपल देखिए, एग्जाम्पल ले लो, तीनों में बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर में यही एग्जाम्पल फिट करके चलना और इसी से आपका कंसेप्ट तीनों का बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं गई यहाँ पे 1,000 रुपए का लोन लेने। ठीक है, 1,000 रुपए का लोन लिया, उसने कहा ठीक है 10% पे लोन दे रहा हूं, ले जाओ। 1,000 रुपए पे 10% देने पड़ रहे हैं। ठीक है, कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 100 रुपीज देने पड़ रहे हैं। मेरे पास क्या बच रहा है अभी नेट, 900। मैं आगे लोन कितना दूंगी, मार्केट में मैं यानी कि कमर्शियल बैंक के हाथ में पैसा कितना आया अभी नेट, 900। यानी कमर्शियल बैंक आगे कितना लोन दे सकता है पब्लिक को, 900। अब मैंने कहा कि इन्फ्लेशन की कंडीशन चल रही है, भाई लोगों के हाथ में पैसा बहुत ज्यादा है, लोग डिमांड बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो लोगों के हाथ से पैसा कम करना है। यानी अभी मार्केट में कितना जा रहा था, 900। अब ये 900 मुझे कम करना है, 8-7 करना है। ठीक है, कुछ भी कम करना है, इसको कम करना है। तो सिंपल सा एक कंसेप्ट है, इसको बढ़ाओ। 10 से क्या कर दिया आपने, 20%। तो ये कितना हो गया, 200 देना पड़ेगा उसको। आगे लोन कितना दे पाओगे, 800 का। क्लियर हुई ये बात? बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल था। ठीक है, क्या करा हमने, इन्फ्लेशन के केस में जब लोगों के पास पैसा जा रहा था, मैंने बैंक रेट को बढ़ा दिया ताकि लोग इतनी डिमांड ही नहीं कर पाएंगे। क्लियर? पैसा कम जाएगा तो डिमांड कम। यानी कि इन्फ्लेशन के केस में बैंक रेट क्या कर दिया जाता है, इंक्रीज। ऑन द कॉन्ट्रारी, इसके ही अपोजिट में अगर डिफ्लेशन का केस हो, 20%, 800 रुपए लोगों के पास पैसा जा रहा है, कम लोग डिमांड ही नहीं कर रहे हैं भाई, तो ये पैसा बढ़ाओ, तो इसको कर दो 10%, यानी कि हम 900 रुपए लोगों के पास जा रहा है, तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे। पैसा ज्यादा उनके हाथ में जाएगा तो दे विल डिमांड मोर। क्लियर हुई ये बात? कैसे इन्फ्लेशन के केस में बैंक रेट इंक्रीज कर दिया जाता है और डिफ्लेशन के केस में रिड्यूस कर दिया जाता है। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग सीआरआर पे। सीआरआर का मीनिंग अभी हमने देखा था, वो पैसा जो आपको क्या करना है, सेंट्रल बैंक के पास रखवाना है। तो इट इज कैश रिजर्व रेशियो, इट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट ऑफ द कमर्शियल बैंक विच इज केप्ट विद द आरबीआई, जो आरबीआई के पास रखा जाएगा। सेम एग्जाम्पल यहाँ पे लूंगी, 1,000 रुपीज आपको आरबीआई के पास 10% रखने हैं।
आपके पास है 900 रुपए, ज्यादा पैसा जा रहा है इन्फ्लेशन के केस में, तो इसको 20% करना पड़ेगा ताकि ये 800 रुपए हो जाए और आपकी मार्केट में पैसा कम सर्कुलेट हो। सेम एग्जाम्पल यहां पे भी फिट होगा आपका। तो इसका मतलब सीआरआर को भी हम इन्फ्लेशन के केस में क्या करते हैं, इस परसेंटेज को कर देते हैं इंक्रीज, ताकि कंडीशन कंट्रोल हो जाए और मार्केट में पैसा ना जा पाए और लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो कंपैरेटिवली कम हो जाए। लोगों की जो परचेजिंग पावर है, क्रय शक्ति है, खरीदने की पावर है, वो थोड़ी सी कंपैरेटिवली क्या हो जाए, कम हो जाए। वहीं डिफ्लेशन के केस में हम सीआरआर को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट कम टू द एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये क्या होता है? इट इज द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट of commercial bank which every bank is required to maintain with itself. S से statutory, S से self, SLR जो उसको अपने खुद के पास रखना पड़ता है ताकि वो यूज कर सके। तो अब सेम एग्जाम्पल यहां भी फिट इन होगा। तो यहां पे उसके पास 1000 रुपए है, अभी तक वो पूरे के पूरे 1000 या फिर 10% लगा के 900 लोन में दे रहा था, लेकिन इन्फ्लेशन का केस है, इन्फ्लेशन के केस में ये 900 रुपए ज्यादा है मार्केट में जो जा रहे हैं, मुझे इसे कम करना है एनी हाउ। तो आप एसएलआर को भी क्या करोगे, आपको एसएलआर भी बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये पैसा कम हो जाए। एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी, आपको अगर डिफ्लेशन का केस है तो इस रेट को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इन तीनों से एक बात समझ में आई कि इन केस ऑफ इन्फ्लेशन बैंक रेट, सीआरआर एंड एसएलआर इंक्रीज कर देते हैं ताकि लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाए और लोगों के पास यानी मार्केट में मनी सप्लाई कम हो। क्लियर? और वहीं डिफ्लेशन का केस होता है तो बैंक रेट, सीआरआर और एसएलआर को हम लोग कम कर देते हैं ताकि मनी सप्लाई मार्केट में ज्यादा हो और लोगों के पास पैसा ज्यादा पहुंचे, जिससे कि उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाए और दे विल स्टार्ट डिमांडिंग द गुड्स। क्लियर? अब आते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन की अगर मैं बात करूं बेटा, तो ये कुछ सिक्योरिटीज हैं, ये कुछ सिक्योरिटीज है, लाइक बॉन्ड्स होते हैं। अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो यू विल नो अबाउट द शेयर डिवेंचर्स, सिक्योरिटीज होती है आपकी। तो दीज आर लाइक सिक्योरिटीज, कुछ सिक्योरिटीज होती हैं। आपको पता है ना, बैंक से भी बहुत सारी सिक्योरिटीज खरीदते बेचते हैं हम, इन्वेस्टमेंट करनी हो अगर हमें, ठीक है। तो ये बैंक की कुछ सिक्योरिटीज होती हैं जिसे मार्केट में सेल या परचेज किया जाता है। तो इट रेफर्स टू परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट बाय द सेंट्रल बैंक। सरकार की कुछ सिक्योरिटीज को सेंट्रल बैंक जो है वो मार्केट में लाके सेल या परचेज करता है। अब इससे क्या होगा, अगर इन्फ्लेशन का केस है, दिमाग यही लगाना है, इन्फ्लेशन का केस, लोगों के पास पैसे ज्यादा, लोगों के हाथ में बहुत सारा पैसा है, मुझे उनका पैसा किसी भी तरीके से कम करना है। पैसा बेटा, सिंपल लॉजिक लगाओ, आपके हाथ में पैसा है, मुझे आपके हाथ से ये पैसा लेना है, तो मैं आपको सामान खरीदूंगी या बेचूंगी, क्या करूं, आपसे सामान खरीद लूं या आपको सामान बेच दूं। सिंपल सा लॉजिक है, आपको सामान बेच दूं, जब सामान बेचूंगी तभी तो आप मुझे पैसे दोगे और मेरा सामान आपके पास चला जाएगा। क्लियर? तो इन्फ्लेशन के केस में व्हेन मुझे लोगों के पास से पैसा कम करना है, तो इन्फ्लेशन के केस में मैं क्या करूंगी, सिक्योरिटीज को बेच दूंगी ताकि आपके पास सिक्योरिटी चली जाए और आपका पैसा मेरे पास आ जाए। वहीं अगर हम बात करते हैं डिफ्लेशन की, तो मैं क्या करूंगी, आपके पास पैसा नहीं है, आप लोग डिमांड नहीं कर रहे हो, तो मैं आपसे सिक्योरिटी परचेज कर लूंगी ताकि आप लोगों की सिक्योरिटीज मेरे पास आ जाए और मेरा पैसा आपके पास चला जाए। इज दैट क्लियर? ये सारे क्वांटिटेटिव मेजर हमें क्लियर हो गए। अब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव मेजर की। क्वालिटेटिव मेजर होता है हमारा सबसे पहला मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट का लेमैन लैंग्वेज में डिफरेंस समझो तो मतलब समझो तो ये समझो, जब आप लोन लेने जाते हो ना तो आपको कोई चीज मॉर्गेज रखनी पड़ती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे 5 लाख का लोन चाहिए, बैंक क्यों दे देगा ऐसे ही, भैया वापस कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, हो कौन आप, 5 लाख आपको दे दे हम ऐसे ही, तो हमको कुछ वर्थ दिखानी पड़ती है ना। देखो हम इतने साल से टैक्स पेयर, हम टैक्स पे कर रहे हैं, इतना इतना टैक्स आ रहा है, इतना कमा लेते हैं हम, या मेरे पास ये प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी, कुछ ना कुछ आपको दिखाना पड़ता है। तो जैसे होता है ना कि आपने ये घर गिरवी रखा है, गाड़ी गिरवी रखी थी आपने, मूवीज में देखा होगा आपने, तो अब आपने लोन नहीं चुकाया, आपकी गाड़ी जा रही है, घर आपका लोन चुकता ना करने पे चला गया। दिस इज द थिंग, मोर्टगेज बोलते हैं उसको, ठीक है। तो जो भी चीज आप मोर्टगेज रख रहे हो प्लस जितने का आप लोन ले रहे हो, जो भी चीज आप मोर्टगेज या कोलेटरल रख रहे हो बैंक के पास और उसके बदले आप जो लोन ले रहे हो, उसके बीच में जितना डिफरेंस होता है वो कहलाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल 5 लाख का लोन लेना था, बैंक ने कहा 6 लाख की सिक्योरिटी रख दो, डिफरेंस कितना, 1 लाख, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट कितनी हो गई, 1 लाख की। गॉट इट? देखो तो क्या है, a margin requirement is the difference between the market value of the security offered by the borrower against the loan and the amount of loan granted। कितनी सिक्योरिटी आपने उस लोन के लिए ऑफर करी प्लस आपको लोन कितने का मिला, दिस इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो अगर आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट 20% है तो बैंक आपको लोन कितने तक का देगा, 80% तक का। सिंपल एग्जाम्पल देखो, ये तो परसेंटेज फॉर्म में हटाइए। फॉर एग्जाम्पल 5 लाख का लोन बैंक ने मुझे दिया और उसने मुझसे 6 लाख की प्रॉपर्टी मांग ली, राइट। डिफरेंस कितना हुआ, 1 लाख का, यानी मार्जिन रिक्वायरमेंट कितनी है, 1 लाख की। मार्केट में पैसा कितना गया, लोन कितना गया, 5 लाख,
केस है इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन मतलब होता है जब मार्केट में पैसा ज्यादा जा रहा है, आपको लोगों के पास से पैसा क्या करना होता है, कम करना होता है। इतनी बात आप लोगों को पता है ना अभी, ठीक है। तो ये 5 लाख ज्यादा है, मतलब इन्फ्लेशन के केस की देखूं तो मुझे ये 5 लाख मार्केट से कम करना है। बेटा 5 लाख कम करना है तो क्या करो कि बीच का गैप बढ़ा दो, कह दो मार्जिन रिक्वायरमेंट 2 लाख है तो 6 लाख की प्रॉपर्टी में हम आपको सिर्फ 4 लाख का लोन देंगे। तो ये पैसा कम चला गया मार्केट में 1 लाख रुपया, पर्पस सॉल्व हो गया हमारा। यानी कि आपने देखा कि मार्केट में पैसा मार्जिन रिक्वायरमेंट के थ्रू कम करना है तो आपने बीच का गैप यानी मार्जिन रिक्वायरमेंट को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। ऑन द अदर हैंड अगर ज्यादा करना है, 4 लाख कम है मार्केट में, 5 पहुंचाना है तो इसको वापस से 1 लाख कर दिया। अगेन वही केस आ गया कि इन्फ्लेशन के केस में मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज कर देते हैं और डिफ्लेशन के केस में रिड्यूस कर देते हैं। यानी वो कौन कौन सी चीजें हैं जो इंक्रीज करी जाती हैं, बैंक रेट इन्फ्लेशन के टाइम पे इंक्रीज होगा, सीआरआर इंक्रीज होगा, एसएलआर इंक्रीज होगा और आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये चारों का क्या ट्रीटमेंट सेम है कि इन्फ्लेशन के टाइम पे इन्हें इंक्रीज करेंगे और डिफ्लेशन के टाइम पे इनको रिड्यूस कर देंगे। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वालिटेटिव मेजर की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वालिटेटिव मेजर है मेरा मोरल सुएशन। मोरल सुएशन इज नथिंग, इट इज अ परसुएशन और प्रेशर्स जो सेंट्रल बैंक डालता है अदर बैंक पे कि आपको ये रूल ये प्रोसीजर है हमारे और इससे आपको फॉलो करना ही पड़ेगा इसको, ठीक है। ये सेंट्रल बैंक कुछ रूल्स एंड प्रोसीजर फिक्स करके कमर्शियल बैंक को बचाता है विच यू हैव टू फॉलो, सिंपल सी बात है। इसमें कोई, मैंने बोला ना क्वालिटेटिव मेजर है तो यहाँ कोई परसेंटेज न्यूमेरिक टर्म्स नहीं है। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ परसुएशन एंड प्रेशर दैट द सेंट्रल बैंक अप्लाइज टू अदर बैंक्स इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद इट्स पॉलिसीज, राइट। अब आता है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सिलेक्टिव नाम से समझ में आ रहा है सेलेक्ट करके, मतलब कुछ लोगों को लोन देना। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मतलब सेलेक्ट कर लिया मैंने, इनमें से मैं बस इन 4-5 लोगों को लोन दे रही हूं, मैं बाकियों को लोन नहीं दे रही हूं। तो बेटा सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल ना आपका फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। फायदा कब होता है, जब आप प्रायोरिटी सेक्टर को लोन दे रहे हो। प्रायोरिटी सेक्टर में क्या आते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर में आते हैं जैसे वुमेन्स, ठीक है। प्रायोरिटी सेक्टर में आते हैं जैसे कि आपके जो मीडियम स्मॉल इंडस्ट्रीज ये सब होते हैं, एमएसएमईज वगैरह होते हैं, ये जिनको मतलब बेसिकली जरूरत है, जो थोड़ा सा पिछड़े हुए चल रहे हैं, उनको ग्रोथ की, उनको अपलिफ्टमेंट की जरूरत है इकोनॉमी में। तो प्रायोरिटी सेक्टर को अगर आप लोन देने में प्रेफर कर रहे हो तो वो कोई गलत नहीं है, इट इज अ पॉजिटिव सेंस। ये सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का पॉजिटिव वे है। लेकिन वहीं अगर आप कह दो कि भैया मैं ये बड़े बड़े हैं, ये टाटा बिरला अंबानी यहीं से पैसा आ सकता है तो मैं यहीं पे पैसा लगाऊंगा, मैं और कहीं लोन क्यों दूं किसी को भी। तो यहां पे थोड़ा सा इस तरीके से अगर आप सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल कर रहे हो तो दैट गोज नेगेटिव, ठीक है। तो फ्लो ऑफ क्रेडिट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर सेक्टर। मैंने कहीं पर्टिकुलर सेक्टर में ही रिजर्व कर दिया कि मैं इसके अलावा लोन नहीं दे रहा हूं, तो ये भी कई बार क्या हो जाता है, नेगेटिव में चला जाता है। इज इट क्लियर कि आरबीआई कैसे मार्केट में पैसा बढ़ता कम होते पैसे को कंट्रोल करके चलता है, कैसे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कंट्रोल करता है। क्वेश्चन कैन वी आस्क एनी हाउ कि हाउ आरबीआई कंट्रोल द क्रेडिट इन द इकोनॉमी। तो दिस इज द आंसर, एज इट इज लिखा हुआ है, एज इट इज आपको लिख के आना है। बट अगर इन्फ्लेशन देता है तो सिंपल मीनिंग लिखना है और इन्फ्लेशन वाले पॉइंट में लिख देना है कि आप इंक्रीज करते हो या डिक्रीज करते हो। देयर इज नो नीड टू राइट कि डिफ्लेशन के टाइम में आप उसे रिड्यूस कर देते हो, वहां पे उसको एलिमिनेट करके चलना है। अगेन डिफ्लेशन भी पूछ सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, हाउ आरबीआई कंट्रोल द क्रेडिट इन द इकोनॉमी। अदर क्वेश्चन, हाउ आरबीआई कंट्रोल द इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। अदर क्वेश्चन, हाउ आरबीआई कंट्रोल द डिफ्लेशन इन द इकोनॉमी। अब इन्फ्लेशन की जगह पे द क्वेश्चन कैन आस्क कि हाउ आरबीआई कैन कंट्रोल द एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड इन द इकोनॉमी। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की जगह ये वर्ड भी यूज किए जा सकते हैं। एम आई क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं, सेंट्रल बैंक का तो हमने देख लिया कि सेंट्रल बैंक का क्रेडिट कंट्रोल करने का काम होता है। लेकिन मार्केट में जो पैसा बन रहा है, जो पैसा बन रहा है वो पैसा बन कैसे रहा है, क्रिएट कैसे हो रहा है, ये मनी। आप कहते हैं ना कि घर में रखने का क्या फायदा है, पैसा मार्केट में डालो पैसा बनेगा मार्केट में। तो हाउ दिस मनी इज क्रिएटेड, ये मनी क्रिएट करने का काम होता है कमर्शियल बैंक का। ये मनी क्रिएट करने का काम किसका होता है, कमर्शियल बैंक का। अब कैसे होता है, देखो सिंपल सा प्रोसेस समझ के चलो, शॉर्ट में लिखा हुआ है, एज इट इज ऐसे ही लिखना है, एज इट इज ऐसे ही आपको लर्न करना है और एज इट इज ऐसे ही आपको पेपर में लिख के आना है। बिल्कुल यही सुन के समझ के अपने पास लिख लो और इसको याद ही कर लो अच्छे से। ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। स्कूल में होने वाले हर एग्जामिनेशन के लिए, इनफैक्ट बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहां पे होता क्या है, देखिए, तो एंटायर प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक डिपेंड ऑन 2 फैक्टर। 2 बातों पे डिपेंड करता है। एक तो उसके पास इनिशियल डिपॉजिट कितना आया है, डिपॉजिट उसके पास प्राइमरी में स्टार्टिंग में जो डिपॉजिट है वो कितना आया है, प्लस लिक्विडिटी रिजर्व रेशियो कितनी है। लिक्विडिटी रिजर्व रेशियो मतलब जो वो अपने पास एज ए रिजर्व रखते हैं, ऐसा भी आप लोग देख के आए हो ना कि बैंक को अपने रिजर्व रखने पड़ते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, लिक्विडिटी रिजर्व। अब एक अजम्पशन पे ये पूरा प्रोसेस बेस्ड है
कि जो पैसा आएगा जिस भी पर्सन के हाथ में वो पैसा बैंक में जमा करा के चल रहा है। तो अपने दिमाग में प्लीज कृपया करके ऐसे उठ पटांग ख्याल नहीं लाएं कि मैडम बैंक में पैसा गया ही नहीं, मैंने तो अपने घर पे रखा हुआ है, बैंक में जमा ही नहीं कराया। तो ये मैंने इसलिए यहाँ पे क्लियर कट लिख दिया है कि अजम्पशन है कि सारा जो पैसा है वो कहाँ जाएगा, बैंक में जाएगा। क्योंकि अगर आप ऐसे बातें अगर यहाँ पे इकोनॉमिक्स में हम लोग लेके बैठेंगे ना तो इकोनॉमिक्स का बेस ही हिल जाएगा, इकोनॉमिक्स हम समझ ही नहीं पाएंगे, हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो इकोनॉमिक्स में ऑलवेज देयर आर सम अजम्पशंस, जिस बेसिस पे आप पूरी थ्योरी लिखते हो, आप पूरी थ्योरी डिराइव करते हो या आप चीजें सेट करते हैं, राइट। अब देखो एग्जाम्पल देखो, मेरे पास इनिशियल डिपॉजिट था कितना 1000 का, और मेरा LRR एग्जाम्पल लिया है ये हमने, मेरा LRR है 20%। तो मार्केट में इन बेसिस पे मैंने बोला ना दो बातों पे डिपेंड करता है, तो इन दोनों से क्रेडिट क्रिएशन कितना हुआ ये कैसे पता चलेगा, पहले देख लो पता कैसे चला, फिर देखेंगे होता कैसे। पता कैसे चला, सिंपल बात है, फॉर्मूला होता है इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/में LRR। इनिशियल डिपॉजिट था 1000 का इंटू 1/में 20%, सॉल्व करोगे 20/100, 100 यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। आई नो ईच वन ऑफ यू नो कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करके हमारा कितना आ गया 5000। तो टोटल क्रेडिट क्रिएशन कितना हुआ 5000 का। सिंपल सी बात बता दिया मैंने, आपको एग्जांपल लिया और मैंने बता दिया क्रेडिट क्रिएशन 5000 का हुआ इसे सॉल्व करके, क्योंकि ये फॉर्मूला था। अब ये चीज होती कैसे है प्रोसेस में देखो, देखिए सबसे पहले बैंक के पास पैसा गया कितना, बैंक के पास पैसा पहुंचा 1000 रुपए। सिंपल समझ लो, ये बस मैंने थ्योरी में लिखी हुई है। बैंक के पास पैसा गया 1000 रुपए, बैंक का LRR कितना था 20%, यानी बैंक 20% अपने पास रखेगा इसका, यानी 200 रुपए अपने पास रखेगा और आगे लोन कितना दे देगा 800 रुपए। बेटा बैंक कितना लोन दे देगा 800 रुपए। 800 रुपए में जो बैंक ने लोन दिया है, तो मुझे ये बताइए कोई पर्सन लोन लेके पैसा जेब में थोड़ी रखेगा। जो पर्सन लोन लेने गया है उसे पैसे की जरूरत थी, उस पर्सन ने बैंक से लोन लिया और जहां भी उसे पेमेंट करनी थी उसने 800 रुपए की पेमेंट कर दी। इतनी बात समझ में आई। 1000 रुपए बैंक के पास आए थे, बैंक ने उसका 20% यानी 200 रुपए अपने पास रख के आगे 800 रुपए का लोन दे दिया। जिस पर्सन ने ये लोन लिया उसने ये पेमेंट आगे कर दी, जिसको भी उसको ये पेमेंट करनी थी। अब जिस पर्सन के पास ये पेमेंट पहुंची है, क्या अजम्पशन थी हमारी कि वो इसे बैंक में जमा कराएगा। अब बैंक का इनिशियल डिपॉजिट कितना हो गया बेटा 800 रुपए। तो बैंक फिर अगेन 20% अपने पास रखेंगे, राइट 20% बैंक अपने पास रखेंगे, इसका 20% यानी कि आपका हो गया 160, ठीक है। और आप आगे लोन कितना दे पाओगे, अब आप आगे लोन दे पाओगे 640 का। अगर हटा दो 800 में से, ठीक है, बैंक आपका रखेगा 160 रखेगा, तो आप आगे लोन कितना दे पाओगे 640। अब लोन 640 दिया, ये जिस पर्सन ने लोन लिया उसने आगे पेमेंट कर दी, किसी को पेमेंट कर दी, तो उन पर्सन जो भी मिस्टर होंगे वो भी इस पैसे को बैंक में जमा कराएंगे, मिस्टर मिस व्हाटएवर। तो वो 640 का 20% फिर बैंक अपने पास रखेगा। भैया अब तो 640 आए हैं, इसका 20% वो वाला बैंक भी अपने पास रखेगा। तो यहाँ पे 20% बैंक ने अपने पास रखे, तो आगे फिर 512 रुपए बचे जो अब आगे लोन दिए जा सकते हैं। देख रहे हो, इस तरीके से ये प्रोसेस कंटिन्यूटी में चलता रहेगा जब तक मनी क्रिएशन कितना नहीं हो जाता बेटा, जब तक मनी क्रिएशन 5000 नहीं हो जाता। और ये 5000 होगा, ये आपको कैसे पता चला, मैंने अभी फॉर्मूला बच से आपको निकाल के बताया कि मनी क्रिएशन कितना होगा 5000 होगा। समझ में आई बात। तो the bank will keep 20% of 1000, that is 200, to meet any demand arising out of its liability to its depositor and lend the remaining 800. 1000 का 20% 200 अपने पास रख के बचा हुआ 800 लोन दे देंगे। Borrowers will, जिन्होंने लिया होगा, they will use this money and the money will come to the banking system. वो ये मनी यूज करेंगे और ये मनी अगेन 800 रुपए बैंकिंग सिस्टम में आ जाएंगे, किसी ना किसी बैंक में जाएंगे, हो सकता है इसी बैंक में दोबारा आ जाए, ठीक है। ये मत लाना मैडम किस बैंक में जमा कराए, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। हो सकता है चलो ये SBI है और अब अगली बार HDFC में गए, या हो सकता है जिस पर्सन को उसने पेमेंट करी होगी उसका भी अकाउंट SBI में ही होगा। तो भैया ठीक है, कोई बात नहीं, आप SBI में कराओ। अब SBI के पास नई डिपॉजिट कितने की आएगी, अब 800 की आएगी। सो देयर इज नो नीड टू कंफ्यूज कि बैंक क्या है। और अगर ऐसी कुछ कंफ्यूजन है तो लेट मी नो, कमेंट में आप लोग मुझे बता सकते हो क्या कंफ्यूजन है। 800 क्या हो गया, अब डेरिवेटिव डिपॉजिट हो गया। डेरिवेटिव डिपॉजिट मतलब जो क्रेडिट या डिपॉजिट किया जा रहा है कमर्शियल बैंक के थ्रू। अब इसका भी 20% अपने पास, यानी कि कितना 160 अपने पास रख के आगे 640 बोरोवर को देगा, तो वो 640 नया डिपॉजिट हो गया। और इसका बैंक 20% अपने पास रखेंगे और बचा हुआ 20% रखने के बाद जो बच जाएगा वो लोन दे देंगे, यानी 512 लोन दे देंगे। तो हर राउंड में 80% जो है वो क्या है, 80% ऑफ द डेरिवेटिव डिपॉजिट गो इन क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, वो क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस में चला जाएगा। और 20% को हम रिजर्व मानेंगे हर डिपॉजिट का। पहले कितना था, पहले 1000 था, तो 1000 था, उसका 20% रखा तो 800 80% हो गया जो क्रेडिट क्रिएशन में गया। उसके बाद कितना हो गया 640 हो गया, देन कितना हो गया 512 हो गया। इस तरीके से ये चीजें चलती रहेंगी। और ओरिजिनल डिपॉजिट 1000 जो है वो कितना बन जाएगा
वो एडिशनल डिपॉजिट उसमें 800, 640 इस तरीके से आते रहेंगे और टोटल डिपॉजिट कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। ये कैसे हुआ है अभी पीछे देख चुके हैं हम लोग। दोबारा देख लो एक बार वीडियो को बैक करके कि क्या था पीछे। इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1 में LRR यानी 1000 इंटू में 1 में 20%, दैट विल कम इंटू 5000। क्लियर। अब देखो क्या हुआ, एक टेबल से देख लेते हैं डायरेक्ट। फर्स्ट राउंड में 1000 था, 200 रखा, 800 दे दिया। फिर 800 यहां आ गया, इसका कितना 20% रखा, 640 दे दिया। ये यहां नया डिपॉजिट बन गया, इसका इतना रखा, इतना दे दिया। इस तरीके से ये प्रोसेस जो है ये चल रहा है और एंड में हमारा डिपॉजिट कितने का क्रिएट होगा, 5000 का। क्लियर। 5000 का क्लियर डिपॉजिट होगा जिसका कि हमने क्या 20%, जिसका कि हमने 20% रिजर्व रखना है यानी 1000 रिजर्व रखना है और बचा वो 80% हमने क्या कर देना है, लोन दे देना है, यानी 4000 हमने लोन दे देना है। यहां तक क्लियर हो गया आपको? ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा है पूरे चैप्टर में, कंपाइल कर लेते हैं। पिछली क्लास में हम लोग देख चुके थे बैंक क्या होता है, बैंकिंग क्या होता है, राइट। सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक क्या है, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक में डिफरेंस क्या है, सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या क्या काम करता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के काम में से ही हमने प्रॉपर एक टॉपिक अलग निकाला कि सेंट्रल बैंक जो क्रेडिट कंट्रोल कर रहा है इकोनॉमी में, वो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव मेजर के थ्रू कैसे कर रहा है। हमने बैंक रेट, CRR, SLR का मतलब देखा, इनके थ्रू अगर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का केस है तो इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, ये सब देखा हमने। ठीक है। इसके अलावा ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होते हैं, देन हमने देखा क्वालिटेटिव मेजर की बात करें तो मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल सुएशन एंड सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का कंसेप्ट क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि हमने सेंट्रल बैंक का काम क्रेडिट कंट्रोल करना है और कमर्शियल बैंक का काम जो है वो पैसे बनाना है। तो ये कैसे क्रेडिट क्रिएट करके चल रहा है, आपने देखा 2 चीजों पे डिपेंड करता है इसका क्रेडिट क्रिएट करना। वन इज इनिशियल डिपॉजिट एंड अनदर इज LRR। तो उसका पूरा प्रोसेस हमने देखा, प्रोसेस को समझा हमने, प्रोसेस को पॉइंटर्स में यहाँ पे लिखा। क्लियर। आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोग अभी तक इंट्रोडक्शन लेक्चर कवर कर चुके हैं, हमने मनी कवर कर लिया है और आज की क्लास में हमने अपना बैंकिंग चैप्टर भी पूरा फिनिश कर लिया है। इसको अच्छे से नोट्स कंपाइल अपने पास करके बना लीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व द आंसर। जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है उसके आंसर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए सॉल्व इन द सेंस कि आप उसके क्वेश्चन पढ़िए और देखिए कि नोट से आपके आंसर कवर हो रहे हैं या नहीं, और ट्राई टू राइट डाउन दिस नोट इन योर नोटबुक और उसके बाद इनको अच्छे से समझिए और इसको लर्न करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।